हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मोशन। एवरीबडी नो अबाउट मोशन। मोशन इज़ नथिंग बट अ मूवमेंट ऑफ थिंग्स। लुक इन द पिक्चर, एग्जांपल ऑफ मोशन। The board is swimming, the boys walk, the kite is flying in the sky, and the bus is running on the road. Have you seen that? You are familiar with what's motion. In our day-to-day life, we find several examples of motion. For example, walking, running, movement of vehicles, falling of fruits from a tree, flight of birds, etc. ये जो फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स है ना, इसको देख के न्यूटन ने थर्ड लॉ बना दिया था मोशन का। आप पढ़ेंगे फर्दर क्लास में पढ़ेंगे आप फ्लाइंग के बाद। वी ऑलरेडी नो दैट द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग आर ऑलवेज मोशन and even we ourselves are not stationary all time. Motion is requirement for several activities and transition, and so its study as well as analysis provide answer to many different fundamental questions. अब हमें पहले से ही पता है कि जो हमारे आसपास हम देखते हैं हर चीज़ हमें मूवमेंट में दिखती है, मोशन में दिखती है, और हम खुद भी दिन भर मूवमेंट करते रहते हैं। एक ही जगह रहते हैं कि दिन भर हम लोग नहीं, खुद भी मूवमेंट करते रहते हैं। अच्छा, मोशन अगर कुछ भी एक्टिविटी करना है हमको तो उसके लिए मोशन मस्ट है, ज़रूरी है। बिना मूव किए हम कुछ काम कर सकते हैं क्या बैठे बैठे? नहीं। और देखो, मोशन का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बाहर निकलते ही हमारे सब चीज़ क्या है, मोशन में आ जाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैं बात करूं सन की, फॉर इंस्टेंस टू अंडरस्टैंड सीजनल चेंजेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ एंड अराउंड द सन। अच्छा देखो, दो सेंटेंस है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। कौन सा सही है आपको पता होगा? तो अर्थ रोटेट करता है कि सन? अर्थ रोटेट करते हैं ना, सन रोटेट नहीं करता। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। तो हम सन की मूवमेंट की बात करें तो देखो, डे और नाइट होता कैसे एक्चुअल में। जब अर्थ रोटेट करता है तो जो अर्थ का पोर्शन फेस है, जो पोर्शन फेस जो है वो अगर सन की तरफ रहेगा तो हमको क्या पता चलेगा कि डे है। और जब पोर्शन सन का जो फेस है, अर्थ का जो फेस है वो रोटेट कर लेगा तो यहाँ नाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से डे और नाइट होते हैं, इसलिए मोशन इतना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात की हमने अर्थ की। ऑल द टाइम टेकन बाय व्हीकल टू रीच फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर ऑल्सो शोज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन। अब इतना एग्जाम्पल में होप है आप समझ गए होंगे मोशन क्या है। बहुत ही ईजी वर्ड है और चैप्टर मज़ेदार है। मोस्टली वी से दैट बॉडी इन मोशन ओनली इफ इट्स पोजिशन चेंजेस विद टाइम, but it is possible that for one person the body seems to be in motion while for another body is stationary. For example, if you are sitting in a moving train, then for you all other passengers and you yourself are stationary, but for a person standing outside the train, you and the train both are in motion. देखो, हम ट्रेन से जब बाहर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम खुद क्या है, स्टेशनरी है और ट्रेन मूवमेंट कर रही है। अच्छा, तो चलो एक ट्रिकी सवाल है, ये है कि अगर ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है तो आप उस ट्रेन में बैठे तो आपकी स्पीड कितनी होगी? इसके बारे में सोच के कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें एग्जांपल यही दिया गया है, जो मूविंग ट्रेन है उसमें अगर कोई पैसेंजर है तो हमें वो स्टेशनरी ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम बैठे हुए हैं और हमारे आसपास जो पैसेंजर है वो भी बैठे हुए हैं। मूवमेंट कौन कर रहा है उस समय? ट्रेन। लेकिन जो पर्सन बाहर खड़ा हुआ है, ट्रेन के बाहर है, यू एंड द ट्रेन बोथ आर इन मोशन, और तो उसे लगेगा कि हम और ट्रेन, मतलब जो पैसेंजर है ट्रेन के अंदर, वो और ट्रेन दोनों क्या है, मोशन में, क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं। समझ आ गया एग्जाम्पल? इफ़ यू आर स्टैंडिंग असाइड अ रोड, फॉर यू ऑल द ट्रीज अराउंड यू सीम टू बी स्टेशनरी, बट वाइल ट्रेवलिंग अ बस दे अपीयर टू बी इन मोशन। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वैसे ही मोशन को जानने के। अगर आप रोड में खड़े हुए हैं तो आपके आसपास जितनी भी ट्री है वो आपको स्टेशनरी लगेगी, लेकिन वही जब आप
बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या लगेगा आपको कि ट्रीज़ क्या है, मोशन में है। क्योंकि हम जब भी विंडो से बाहर देखते हैं, चाहे ट्रेन की बात हो चाहे बस की बात हो, तो हमें लगता है कि पेड़ तेज़ी से चल रहे हैं, लगता है ना ऐसा। On the basis we can say that a body is said to be in motion when it is positioned with respect to the observation point constantly change with time. Any position can be considered as an observation point and it is called as a reference point. अच्छा देखो, reference point किसको बोलते हैं? मोशन तो हर जगह होगा, लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वर होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। सपोज रायपुर स्टेशन से एक ट्रेन चल के कहाँ जा रही है, मंदिर रसोद। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, 30 किलोमीटर सपोज कर रहे हैं ना, 30 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर है दोनों का डिफरेंस। तो ट्रेन का इनिशियल पॉइंट क्या था, मतलब ट्रेन स्टार्ट कहाँ से हुआ चलने के लिए, रायपुर स्टेशन से। और रायपुर स्टेशन से देखो ट्रेन का स्पीड बढ़ा होगा धीरे धीरे। ट्रेन पहले 10 के स्पीड में स्टार्ट हुआ होगा, फिर स्पीड बढ़ा होगा, 20 हो गया होगा कुछ के बाद, फिर 30 हुआ होगा, फिर ट्रेन अपने मैक्सिमम स्पीड कैरी कर लिया होगा। तो ट्रेन कितने स्पीड से चल रहा है डिपेंड करता है। सपोज़ वो 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है, तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना समय लगेगा, 45 किलोमीटर पर आवर बोला मैंने, तो 45 किलोमीटर पर आवर में 1 घंटा लगेगा उसको, अगर ट्रेन 45 की स्पीड से जाएगी। तो हमको ये ऑब्जर्व करना है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसी को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, मतलब इनिशियल पॉइंट या फिर ओरिजिन, जहाँ से स्टार्ट हुआ मूवमेंट, जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ट्रेन के लिए मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रायपुर स्टेशन से, जो एग्जांपल है ना ये सपोज। तो ट्रेन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ रायपुर स्टेशन से, जो उसके लिए क्या था, रेफरेंस पॉइंट। अब ट्रेन क्या है, समय के साथ स्पीड बदलते गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट कॉन्स्टेंटली चेंजेस विद टाइम। तो टाइम के साथ क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो चेंज होते जाएगा, ठीक है। अब वो ट्रेन वहाँ रुक गया मंदिर सौध में, तो अब वो हमारे लिए क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट बन गया। क्योंकि अब मंदिर सौध से अब ट्रेन कहाँ जाएगा आगे, मंदिर सौध से गया वो महासमुंद, तो इसमें हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, मंदिर सौध हो गया। पहले हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट कौन सा था, रायपुर स्टेशन था। तो ऐसे ही रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा, ठीक है। मतलब मोमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो डिपेंड नहीं करता कि अगर मोमेंट रुक गया है। जैसे वाला एग्जांपल आपको समझ आ गया, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक और एग्जांपल ये है कि सपोज़ हम लोग प्रेयर लाइन में खड़े हैं, आपका प्रेयर ख़त्म हो गया, तो अगर जो पहला बच्चा है जो क्लास की ओर जाएगा, तो पहले बच्चे का जो प्रेयर लाइन है, वो प्रेयर लाइन से जैसे ही चलना चालू होगा तो वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। प्रेयर लाइन से चलने गया जहाँ तक, वो कहाँ जाएगा, सीधा क्लास में, प्रेयर ख़त्म होने के बाद, तो वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब वो चलेगा क्लास में। अब ऐसे ही दूसरा बच्चा जाएगा, तो दूसरा बच्चा जहाँ से स्टार्ट करेगा वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट समझ आ गया क्या, एकदम ईजी है। नेक्स्ट है ना, इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी द टाइप ऑफ मोशन दैट वी विटनेस इन आवर डेली लाइव्स। When a person walks along with motion of his legs, different part of his body like hands, head, etc. also move. When a vehicle in a motion, all its different fitting are also in different motion. For example, while cycling, the motion of your legs, the motion of its pedal, the motion of the chain, and the motion of the tire all are different. अच्छा देखो, अब हम इजीली नहीं बता सकते कि किस में मोशन हो रहा है। जब हम साइकिल चलाएंगे तो किस में मोशन होगा। देखो, साइकिल के पैडल में होगा, साइकिल के चेन में होगा, साइकिल के टायर में होगा, ठीक है। साइकिल के टायर में एक्सल में मूवमेंट होगा, हैंडल में भी मूवमेंट होगा, और लेग में भी मूवमेंट होगा। तो हम उसको क्या है, इतना आसान नहीं है कि मूवमेंट का पता करना, ठीक है। Generally, different parts of body are in motion in different direction, and the distance covered by the body can be very large compared to its size. In this situation, to study the linear motion of an object, we considered following two simplification. अच्छा देखो, मोशन की बात करें, मोशन में क्या क्या जाता है, स्पीड आ जाता है, टाइम आ जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल, बहुत सारे क्राइटेरिया अब ऐड होते जाएंगे, डायरेक्शन हो गया, तो ये सब धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। तो मोशन एक बहुत ही बड़ा वास्ट चैप्टर है एक्चुअल। खाली 9 क्लास की बात ना करें तो
तो देखिए अब ये स्टार्ट हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसको कंसिडर करना है। पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ऑब्जेक्ट एंड द मोशन ऑफ दिस पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो लीनियर मोशन की बात किया है। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में, है ना। वी चूज दिस पॉइंट सच दैट कंप्लीट सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट seems to be located at this point. The motion of a train on a straight rail track, fall of a stone from a height, etc. are example of linear motion. तो linear motion का सबसे अच्छा example है railway track. Next है description of motion. Come, let's see the changes in the position of a moving object. An object begins its motion from point O, which can be considered as an initial point. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पॉइंट ओ है, वो हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था ट्रेन वाला, ठीक है। फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू डी, देन डी टू सी एंड लेटर फ्रॉम सी टू बी एंड बी टू ए, देन लेंथ द पाथ फ्रॉम ओ टू ए कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए 50 किलोमीटर। देखो ओ से ए का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, ये जो रेंज है ना सब किस में, किलोमीटर में, 5 किलोमीटर, 10, 15, 20 अप टू 70 तक है। तो ओ से ए जब देखेंगे हम इस लीनियर डायग्राम में तो ये दिखेगा 50 किलोमीटर। नाउ इट रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ फ्रॉम बी टू सी। अगर बी से सी वापस आएंगे एंड रीचेस टू डी, और डी तक अगर वापस जा रहे हैं, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए डी। 50 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर। अब देखो मैं इसको ट्रेन का एग्जांपल लेके बताता हूँ फिर से। अगर कोई ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मान लेते हैं ट्रेन। कोई ट्रेन थी जो एक स्टेशन से, ओ एक स्टेशन है, वो ओ से कहाँ तक गई, ए तक। अब उसका डिस्टेंस कितना था, उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया ओ से में, 50 किलोमीटर, ठीक है। अब लिखा है नाउ इट रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ, जिस रास्ते से वो ट्रेन गई थी उसी रास्ते से वापस आएगी। पहले बी से सी आएगी, ठीक है, बी से सी आई पहले। अब इसके लिए इनिशियल क्या है, बी है कि नहीं, बी, ठीक है। बी से सी आई, फिर सी से डी, लिखा है ना, रिचेस टू डी। तो डी में वो ट्रेन स्टॉप हुई, तो 40 से वो कहाँ तक आई, 10 तक। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज। अब वो देखो सबसे पहले उस ट्रेन ने कितना ट्रैवल किया कितना ट्रैवल किया, ओ से ए ट्रैवल किया, तो उसका डिस्टेंस कितना था, 50 किलोमीटर। फिर वो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हुई चलना, बी से स्टार्ट हुई है ना। तो यहाँ पर देखो 10, सीधा सीधा 10 का हम ले लेते हैं। बी से वो कहाँ तक ट्रैवल की, डी तक, ठीक है। ओ ए प्लस ए डी है ना। तो ए से वो डी, ए से डी तक ट्रैवल की, क्योंकि ट्रेन यहाँ तक आ चुकी है तो यहीं से तो चलना स्टार्ट होगी ना, तब तो बी में पहुँचेगी, कि डायरेक्ट बी से स्टार्ट होगी, क्योंकि सेम ट्रेन है। ट्रेन सबसे पहले ओ से ए पहुँची, ओ से ए में उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर ए से उसने कहाँ तक ट्रैवल किया, डी तक, ठीक है। ये पॉइंट देख सकते हैं, डी तक ट्रैवल किया। तो डी तक ट्रैवल करने के बाद उसको कितना मिला, फिर से 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो टोटल उसने किया 90 किलोमीटर ट्रैवल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे इसको, है ना। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इसमें क्या था देख सकते हैं हम लोग। इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ, फाइनल पॉइंट क्या होगा, डी, जहाँ ख़त्म हुआ। तो ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और डी क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया दोनों में, 10 किलोमीटर का, है ना। ओ और डी का डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर का। तो ये आया डिफरेंस उसमें। या द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोमीटर। द डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिफरेंस आया है ना, वही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारे ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, देखो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन मोर डेप्थ। टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वी ओनली नीड अ न्यूमेरिक वैल्यू।
तो समझ रहे हैं आप, अगर हमको डिस्टेंस कवर्ड को बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम खाली न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे। सच एज अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो ये जैसे 10 किलोमीटर है, तो खाली जो 10 लिखे वो न्यूमेरिक वैल्यू है ना 10। तो 10 क्या है, इसका डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, किलोमीटर, है ना। अब टू रिप्रेजेंट द displacement of an object along the magnitude, we also need the direction of motion such as quantity, it's called vector quantity। तो जो किलोमीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसका सेंस हमको कैसे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है, क्योंकि वो क्या है, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड का यूज़ हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड का, अब मैग्नीट्यूड क्या है भाई, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे लिए जो पर्पस है उसके लिए क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो 10 किलोमीटर मैं किसी सेंस से कह रहा हूँ, तो जो 10 है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। किलोमीटर कैसे पता चला, किलोमीटर हमको पता चला कि हमने जो ट्रैवल किया है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ट्रेन अगर ट्रैवल कर रहा है तो हमको ये सेंस पता चला कि भाई वो ट्रेन ट्रैवल कर रहा है तो किसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा, है ना। तो वही क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी पता चल गया आपको, उसमें खाली मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और वही वेक्टर क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है, मोशन का, कि जैसे डायरेक्शन में कैसे बोल सकता हूँ, वेस्ट टू ईस्ट अगर कोई ट्रेन जा रही है, या फिर नॉर्थ टू वेस्ट, है ना, तो ये डायरेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है, अच्छा ठीक है, एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं ना पहले। Thus the magnitude of a displacement and distance is equal if the object moves from O to A and returns back to O, and the total length of an object path is OA plus AO। 100 kilometer, 50 kilometer plus 50 kilometer, 100 kilometer, but its displacement is 0 because the initial and final positions are same. Therefore the displacement can be 0 even if the distance covered is not 0। Let's understand displacement and distance through another example। देखो, अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को भी जानने के लिए सेंस है। क्या सेंस है, अगर जो आपका इनिशियल पॉइंट है, ट्रेन वहीं पे आके अगर रुक जाती है, अगर ट्रेन ओ से स्टार्ट हुई है, पिछले डायग्राम की बात करूँ तो ट्रेन अगर ओ से स्टार्ट हुई है, उसका इनिशियल पॉइंट है, अगर ट्रेन ओ पे ही रुक जाती है आके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वहाँ 0 होता, क्योंकि भाई ट्रेन ने ओ से चलना स्टार्ट किया था और वापस कहाँ तक गई, ए, और ए से वापस वो कहाँ गई, 0। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ ना, है ना। डिस्प्लेसमेंट घुसा कि नहीं दिमाग में फिर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। अगर ट्रेन, लेकिन ट्रेन कहाँ स्टॉप हुई थी, फाइनल पोजीशन क्या था, डी, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 नहीं आया, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 आता, क्योंकि ट्रेन जहाँ से गई थी वहीं आके रुक गई वापस, है ना। चलो इसको एग्जांपल को समझते हैं अब कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया है, अ मैन वॉक 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखो ए पॉइंट है, ए से बी जाने में ईस्ट की तरफ गया मैन, है ना, तो कितना है ट्रेवल, 3 मीटर का। लेटर ही मूव्स 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर वो बी से सी कहाँ गया, 8 मीटर उसने ट्रैवल किया। देन 3 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, फिर कहाँ आ गया, 3 मीटर वेस्ट में आ गया। इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, 10 11 कितना हो गया टोटल, 14 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए डी। ए से डी क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है 8 मीटर का, एंड डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम 8। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से। अगर वो पॉइंट, अगर ये जो बनाया गया है डायग्राम, अगर ये वापस ए में रख जाता ना, तो इस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता, लेकिन पॉइंट कहाँ, फिर वेस्ट में रुक रहा है, ठीक है। चालू कहाँ से हुआ था, चालू कहाँ से हुआ था, डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, है ना, तो ए से चालू हुआ था और डी में ख़त्म हुआ। अगर वापस ए में रुकता तो क्या होता, डिस्प्लेसमेंट 0,
ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी क्या होगा, नॉर्थ की तरफ हो रहा है। अच्छा, इसमें आपको ये नहीं समझाया गया कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है कि नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताया गया है। तो डिस्टेंस और डिफरेंस में क्या आपको आ गया समझ अभी तक कि नहीं आया है? तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, आपको ये एकदम इजी है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ए से स्टार्ट किया तो 3 मीटर ये हो गया, प्लस 8 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 14 मीटर उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। अब इसमें मैग्नीट्यूड कितना है भाई, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं ना। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा हम लोग को, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से डी के बीच कितना है, जब सी से बी है 8 मीटर तो ए से डी भी कितना होगा, 8 मीटर होगा, है ना। तो इसलिए उसका मैग्नीट्यूड आया 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होगा, ये नॉर्थ की तरफ, है ना, ए से नॉर्थ की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।